चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। अब आज हमारा डिस्कशन होने जा रहा है सी लैंग्वेज से रिलेटेड अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। बट जैसा मैंने आपसे कहा, ये टॉपिक सी लैंग्वेज का है, बट ये आपको डेटा स्ट्रक्चर्स में भी और सी डबल प्लस में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेगा। तो शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह स्ट्रक्चर से रिलेटेड पहले क्विज से, कुछ आपकी डाउट सॉल्विंग एंड देन फाइनली स्ट्रक्चर की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस। शुरुआत सबसे पहले स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्विज से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दें। नीचे आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं। स्ट्रक्चर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? अंकित का कहना है बी सही है। गलत। नियति का भी कहना गलत, अंकित का भी कहना गलत। क्या स्ट्रक्चर में जरूरी है कि हम डिसिमिलर टाइप्स ही रखें? जवाब दें। क्या ये जरूरी है कि मैं स्ट्रक्चर में डिसिमिलर टाइप का डेटा ही रखूं? कोई जरूरी नहीं, हम सेम टाइप भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं डेट के लिए एक स्ट्रक्चर बना सकता हूं जिसका नाम हो स्ट्रक्ट डेट? अब आप मुझे बताइए, अगर डेट के लिए एक स्ट्रक्चर बनता है तो डे मंथ ईयर सब के सब इंटीजर होंगे कि नहीं? डे मंथ ईयर सब इंटीजर होंगे कि नहीं? तो हम लिखेंगे कि नहीं इंटीजर डी डी एम एम वाई वाई। तो क्या ये स्ट्रक्चर गलत है? नहीं ना। तो स्ट्रक्चर के अंदर हम डिसिमिलर डेटा भी रख सकते हैं और सिमिलर डेटा भी रख सकते हैं, राइट। दूसरी बात, ये जो डी डी एम एम वाई वाई है, ये स्ट्रक्चर के क्या मेंबर नहीं कहलाएंगे? जो आप स्ट्रक्चर के अंदर बनाते हैं, क्या वो स्ट्रक्चर के मेंबर नहीं हुए? हुए ना। तो फिर इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑब्वियस सी बात है, इसमें सही हुआ ऑप्शन नंबर 4। यस और नो? वेरी गुड, सही हुआ ऑप्शन नंबर 4। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर का डेटा मेमोरी में रैंडमली स्टोर होता है, पहला पॉइंट। क्या सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर का डेटा रजिस्टर में स्टोर होता है, दूसरा पॉइंट। या मेमोरी में कंटिन्यूअस स्टोर होता है? तो जवाब है थर्ड, बी। कौन बोल रहा है? चिराग को लग रहा है रजिस्टर में स्टोर होता है। क्यों चिराग? स्ट्रक्चर का डेटा सीपीयू रजिस्टर में जाकर स्टोर होगा, ऐसा लगता है? स्ट्रक्चर का डेटा मेमोरी में कंटिन्यूअस स्टोर होता है। रिवाइज नहीं करके आए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की पहली ही लाइन है, स्ट्रक्चर का डेटा हमेशा मेमोरी में स्टोर होता है कंटिन्यूअस लोकेशंस पे। इज दिस ट्रू? यस, बिल्कुल एरे की तरह। तो कौन सा सही है, ए बी सी के डी? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज सी। बहुत बढ़िया। स्ट्रक्चर को और क्या बुलाया जा सकता है? क्या स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है? हाँ है। क्या स्ट्रक्चर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है? हाँ जी है। वो यूजर डिफाइंड भी है, नॉन प्रिमिटिव भी है। और स्ट्रक्चर को डेराइव डेटा टाइप भी बोलते हैं, क्योंकि आप उसे क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स। अलग अलग टाइप को कंबाइन करके आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो दिस इज डेराइव डेटा टाइप ऑल्सो, राइट। तो फिर कौन सा आंसर सही हुआ? जब तीनों के तीनों सही है तो ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। एम आई ट्रू? एम आई राइट? वेरी गुड। स्ट्रक्चर के अंदर क्या नहीं रखा जा सकता? क्या स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर रख सकते हैं? सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में यस, बिल्कुल रख सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन रख सकते हैं? सी लैंग्वेज में नहीं रख सकते हैं। स्ट्रक्चर अपने अंदर फंक्शन अलाउ नहीं करता। स्ट्रक्चर के अंदर हम सिर्फ डेटा रख सकते हैं सी लैंग्वेज में। सी प्लस प्लस में रख सकते हैं। समझ आ रहा है सबको? सी प्लस प्लस अलाउ करती है, लेकिन सी अलाउ नहीं करती कि आप स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन रखें। स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन ब्लॉक में सी में क्या अलाउड है? जल्दी क्विक। स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन ब्लॉक में सी में अलाउड है सिर्फ डेटा। वेरी गुड। क्या स्ट्रक्चर में एरे आ सकता है? हाँ, एरे भी तो डेटा है, एरे भी आ सकता है। इसका मतलब स्ट्रक्चर में दूसरा स्ट्रक्चर भी आ सकता है, एरे भी आ सकता है, बस फंक्शन नहीं आ सकता। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर बी हुआ। हम स्ट्रक्चर में सब कुछ रख सकते हैं,
बट वी कैन नॉट डिक्लेयर अ फंक्शन इनसाइड अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में पॉइंटर भी रख सकते हैं, बिल्कुल, स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंटर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, सब कुछ डिक्लेयर कर सकते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रक्चर के अंदर कोई फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये क्लियर हुआ पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? वेरी गुड। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए क्या लगता है आपको, अगर हम जीसीसी कंपाइलर पे या मिंग डब्ल्यू कंपाइलर पे हैं, ये मानते हुए कि एक इंटीजर 4 बाइट का है, तो क्या लग रहा है आपको कितने बाइट होगी आपके स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी में टोटल कंज्यूम? बहुत बढ़िया, सिंपल जवाब, इसका आंसर आएगा 8। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल सवाल था। लेकिन अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट? पहला क्लियर है, आंसर ए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, इस स्ट्रक्चर की टोटल साइज कितनी आई? हम्म 99% स्टूडेंट्स को लगता है 5 आई। जवाब 5 नहीं है, इसका जवाब भी 8 है। कितना है जवाब? 8। अब ये 8 कैसे हो गया? क्योंकि हमने तो पढ़ा है एक कैरेक्टर 1 बाइट का होता है ना, यस और नो? हमारे अनुसार एक कैरेक्टर 1 बाइट का होता है ना। तो अगर हम लोग कहते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्ट्रक्ट स्टूडेंट के अंदर हमने कहा कैर ग्रेड फॉलोड बाय इंट रोल, तो लॉजिकली इस स्ट्रक्चर को मेमोरी में कितनी जगह लेनी चाहिए? लॉजिकली इस स्ट्रक्चर को मेमोरी में 5 बाइट लेनी चाहिए। लेकिन जब आप प्रिंटर से इसकी साइज पता करेंगे बाय यूजिंग साइज ऑफ, तो सरप्राइजिंगली आपको जवाब 5 नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा जवाब? आपको जवाब मिलेगा 8। अब इसकी कहानी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसकी कहानी जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है उस कॉन्सेप्ट का नाम है स्ट्रक्चर पैडिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम आज? टाइटल लिखिए जरा चैट विंडो में। ये कहानी जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर पैडिंग। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं स्ट्रक्चर पैडिंग क्या है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। आज जिस एरा में अपन लोग कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं 2022 में, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि आपके पास इस समय जो सीपीयू है, आप मानते हैं हम सभी के पास इस समय बहुत ही मॉडर्न कंप्यूटर या लैपटॉप है? डू यू एग्री विद मी? तो आपके पास जो इस समय सीपीयू है, वो गौर करिएगा, वर्ड एड्रेसिंग नाम के मॉडल को फॉलो करता है। कौन से मॉडल को फॉलो करता है आपका सीपीयू? आपका सीपीयू फॉलो करता है वर्ड एड्रेसिंग नाम के मॉडल को। ठीक है, और जो पुराने जमाने के सीपीयू हुआ करते थे वो फॉलो करते थे कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट एड्रेसिंग। अब आपको लगेगा सर ये क्या है, बाइट एड्रेसिंग और वर्ड एड्रेसिंग? तो ये बात समझने के लिए मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दें। अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंट एन, तो ये एन मेमोरी में 4 बाइट लेगा, यस और नो? लेगा ना, ये मेमोरी में 4 बाइट, है ना? वेरी गुड। अगर मैं मान लूं इस वेरिएबल का स्टार्टिंग एड्रेस 2000 है, तो इसके अगले बाइट का 2001, 2002 और 2003 होगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, यस और नो होगा? वेरी गुड। तो ये इसके 4 अलग अलग सेल के एड्रेसेस होंगे, और ये टोटल ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में कितनी बाइट? ये टोटल ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में 4 बाइट। साहिल आपने नहीं बोला, कोई डाउट हो रहा है आपको इसमें? हाँ, तो इंटीजर 4 बाइट के ही तो होते हैं। जो आज की डेट में आपके पास कंपाइलर है, इंटीजर 4 बाइट के नहीं होते। टर्बो कंपाइलर में इंटीजर 2 बाइट का है। लेकिन जितने भी मॉडर्न कंपाइलर्स हैं, आप मिंग डब्ल्यू ले लें, जीसीसी ले लें, माइक्रोसॉफ्ट ले लें, सी लैंग का कंपाइलर ले लें, सभी में इंटीजर 4 बाइट के होते हैं ना, है ना? वेरी गुड। आप सोचिए, अगर सीपीयू बाइट एड्रेसिंग का मॉडल फॉलो करता है, तो उसे एक इंटीजर को पढ़ने के लिए मेमोरी को कितनी बार एक्सेस करना पड़ेगा? एक इंटीजर को पढ़ने के लिए मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा 4 बार, राइट? इसको बोलते हैं सीपीयू फेच साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? सीपीयू का एक बार मेमोरी पढ़ना कहलाता है सीपीयू फेच साइकिल। तो सीपीयू को कितनी फेच साइकिल्स चलानी पड़ेंगी एक इंटीजर पढ़ने के लिए? सीपीयू को फेच साइकिल चलानी पड़ेंगी 4। ये कौन से जमाने की बात हो रही है? ये बात हो रही है पुराने टाइम की, राइट? पुराने टाइम पे सीपीयूज ऐसे होते थे।
लेकिन अब आज आप मानते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत मॉडर्नाइज हो गए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गया है। तो आज जो आपके सीपीयूज हैं वो इंटेलिजेंट सीपीयूज हैं। कैसे सीपीयूज हैं? इंटेलिजेंट सीपीयूज हैं। ये सीपीयू क्या करते हैं? ये मेमोरी से एक बार में एक बाइट नहीं उठाते, ये मेमोरी से एक बार में एक वर्ड उठाते हैं। क्या उठाते हैं मेमोरी से एक बार में? ये मेमोरी से एक बार में एक वर्ड पिक करते हैं। यहां वर्ड का मतलब इंग्लिश वाला वर्ड नहीं है, यहां इंग्लिश वाला वर्ड मत समझिएगा। यहां वर्ड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बाइट्स। और एक वर्ड कितने बाइट के बराबर होता है? तो इसके दो जवाब है। अगर आपका सीपीयू 32 बिट आर्किटेक्चर को फॉलो करता है तो एक वर्ड बराबर होता है 4 बाइट के। कितने बाइट के बराबर होता है एक वर्ड 32 बिट आर्किटेक्चर पे? एक वर्ड बराबर होता है 4 बाइट के। और अगर आपका सीपीयू 64 बिट आर्किटेक्चर को फॉलो करता है तो एक वर्ड बराबर होता है 8 बाइट के। अगर सीपीयू 64 बिट आर्किटेक्चर का है तो एक वर्ड बराबर होता है 8 बाइट के। इसका मतलब अगर 32 बिट आर्किटेक्चर है तो सीपीयू एक बार में 4 बाइट उठा के ले आएगा। जी हाँ, सीपीयू एक बार में मेमोरी से 4 बाइट उठा के ले आएगा। और अगर वो 64 बिट आर्किटेक्चर है तो वो एक बार में 8 बाइट उठा के ले आएगा। क्या मैं बोल सकता हूं 64 बिट वाला सीपीयू 32 बिट वाले सीपीयू से फास्ट है? यस और नो? 64 बिट वाला सीपीयू, 64 बिट आर्किटेक्चर वाला सीपीयू 32 बिट के मुकाबले फास्ट है। और 32 बिट वाला सीपीयू बाइट एड्रेसिंग वाले सीपीयू के मुकाबले फास्ट है। जो पुराने जमाने का सीपीयू हुआ करता था, जो मेमोरी से एक बार में एक बाइट लाता था, उसके मुकाबले वर्ड एड्रेसिंग वाले सीपीयूज फास्ट हैं। हाँ या ना? ये बात समझ आई आपको? ये बेस कॉन्सेप्ट है, तब पता चलेगा ये 8 बाइट का क्यों बन रहा है स्ट्रक्चर। ये क्लियर हुआ? वेरी गुड। इसका मतलब सीपीयू फेच साइकिल जितनी कम लगेंगी प्रोग्राम उतना बेहतर परफॉर्म करेगा। डू यू एग्री विद मी? सीपीयू फेच साइकिल जितनी कम लगेंगी प्रोग्राम उतना बेहतर परफॉर्म करेगा। ठीक है? आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आपके प्रोग्राम में स्ट्रक्चर को 5 बाइट मिलती तो सीपीयू को डेटा एक्सेस करने में क्या दिक्कत जाती? हमें यही लग रहा है ना कि स्ट्रक्चर को 5 बाइट मिलनी चाहिए। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड यस और नो। हमें यही लग रहा है ना कि सीपीयू इस स्ट्रक्चर को मेमोरी में 5 बाइट मिलनी चाहिए। देखिए, अगर इस स्ट्रक्चर को मेमोरी में 5 बाइट्स मिलती तो देखिए प्रॉब्लम क्या जाती। आज की डेट में जो सीपीयूज हैं वो बाइट एड्रेसिंग को फॉलो करते हैं कि वर्ड एड्रेसिंग को? तो जवाब है आज की डेट में जो सीपीयूज हैं वो वर्ड एड्रेसिंग को फॉलो करते हैं, दे डू नॉट फॉलो बाइट एड्रेसिंग। तो अब देखिए, अगर 5 बाइट मिलती तो दिक्कत क्या जाती। अगर 5 बाइट का ब्लॉक मिलता तो आप मानते हैं इस 5 बाइट में से एक बाइट कैरेक्टर को अलॉट होती? से यस और नो? एक बाइट इस ग्रेड को अलॉट होती। ठीक है, इसके अलावा यहां 3 बाइट और होती, क्योंकि भूलिएगा मत मेमोरी में सीपीयू एक बार में एक वर्ड पढ़ता है। अब आप मुझे बताइए क्या इन 3 बाइट्स में इंटीजर आ जाता? इन 3 बाइट्स में इंटीजर आ जाता? नहीं आ जाता ना। इंटीजर को और चाहिए ना मेमोरी, यानी इसके आगे एक और 4 बाइट का वर्ड अलॉट होता। डू यू एग्री विद मी? उस 4 बाइट के वर्ड में एक बाइट आपके इंटीजर के लिए कंज्यूम होती। बोलिए हाँ या ना, समझ आ रहा है मेरा पॉइंट? तो अगर 5 बाइट अलॉट होती तो आप एग्री करते हैं ये 4 बाइट आपके रोल नंबर के लिए होती। डू यू एग्री? ये 4 बाइट रोल नंबर के लिए होती, ये एक बाइट ग्रेड के लिए होती। टोटल 5 बाइट हो गई, टोटल 5 बाइट हो गई। और आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं इसको और छोटा कर देता हूं, रिड्यूस कर देता हूं। अब आप मुझे बताइए, अगर सोच के बोलना, अगर आपने प्रिंटएफ में लिखा होता प्रिंटएफ %d, s डॉट रोल, स्ट्रक्चर का डेटा ऐसे ही एक्सेस करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना, s डॉट रोल। तो आप मुझे बताइए s डॉट रोल को एक्सेस करने में सीपीयू को कितनी फेच साइकिल्स लगती? s डॉट रोल का डेटा एक्सेस करने में सीपीयू को 2 फेच साइकिल्स लगती। 2 फेच साइकिल्स क्यों लगती? क्योंकि पहली फेच साइकिल में वो ये 3 बाइट लाता, लाता कि नहीं? एक्चुअल में पढ़ता तो वो पूरी 4 बाइट, लेकिन जो वो 4 बाइट पढ़ रहा है उसमें एक बाइट तो ग्रेड की है ना, जो उसके काम की नहीं है, क्योंकि आपने तो रोल नंबर मांगा है। वेरी गुड। तो वो पहले ये 3 बाइट पढ़ता पहले वाले वर्ड से, और उसके बाद एक बाइट के लिए उसे ये सेकंड वर्ड पढ़ना पड़ता। ये सेकंड वर्ड है, ये फर्स्ट वर्ड है।
तो कितनी फेच साइकिल्स लग जाती रोल नंबर एक्सेस करने में? रोल नंबर एक्सेस करने में 2 फेच साइकिल लग जाती है। सीपीयू का टाइम वेस्ट होता? टाइम वेस्ट होता? वेरी गुड। और अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये मानते हैं टाइम इंपॉर्टेंट है कि स्पेस? अगर टाइम और स्पेस में चॉइस आती है तो टाइम विंस। हर प्रोग्रामर को कोशिश करनी चाहिए टाइम बचाए, स्पेस बचाना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप मानते हैं आज की डेट में मेमोरी बहुत चीप है, मेमोरी आराम से अवेलेबल है आज की डेट में, लेकिन टाइम आज भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना 10 साल पहले था। करेक्ट? तो टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू मेमोरी, राइट? तो अब क्या होता है, जो आपका सी लैंग्वेज का कंपाइलर है वो सुपर इंटेलिजेंट कंपाइलर है। सी लैंग्वेज का कंपाइलर सुपर इंटेलिजेंट कंपाइलर है, और खाली सी का नहीं, सी प्लस प्लस का भी। कैसा सुपर इंटेलिजेंट कंपाइलर? ये वाला आर्किटेक्चर फॉलो करता ही नहीं है। कंपाइलर क्या सोचता है कि ये जो ग्रेड है इसको मेमोरी में कितनी जगह चाहिए? ग्रेड को मेमोरी में 1 बाइट चाहिए। कंपाइलर कहता है मैं इसको 1 बाइट नहीं दूंगा, मैं इसको 4 बाइट दूंगा। कितने बाइट देगा कंपाइलर ग्रेड को? 4 बाइट देगा। इस 4 बाइट में जो पहली बाइट है वो वाकई में ग्रेड है। जी हां, जो पहली बाइट है वो वाकई में ग्रेड है। और जो अगली 3 बाइट्स हैं, जो अगली 3 बाइट्स आपको दिख रही हैं वो एम्प्टी हैं, उनमें पड़ा हुआ है गार्बेज। ये एम्प्टी बाइट्स हैं, इनको यूज वो नहीं करता है। अब आप मुझे बताइए ये पूरा वर्ड ग्रेड के लिए यूज हो गया? यस और नो? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। यूज हो गया ये पूरा वर्ड? ठीक। अब रोल नंबर के लिए अगला वर्ड एलोकेट होगा? से यस और नो? बिल्कुल होगा। रोल नंबर के लिए अगला वर्ड एलोकेट होगा। कितने बाइट का? एक वर्ड कितने बाइट का है? एक वर्ड 4 बाइट का। अगर हम मान लेते हैं 32 बिट आर्किटेक्चर है हमारा, तो अगला वर्ड 4 बाइट का एलोकेट होगा। और ये पूरी 4 बाइट किसके नाम पर अलॉटेड है? ये पूरी 4 बाइट रोल नंबर के नाम पर अलॉटेड है। क्या ये सेकंड वर्ड है मेमोरी का? जी हां, ये मेमोरी का सेकंड वर्ड है। अब आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए, आपको मेरी बात समझ में आएगी। अब अगर आप कहते हैं एस डॉट रोल, तो सीपीयू को कौन सा वर्ड एक्सेस करना पड़ेगा? फर्स्ट के सेकंड? सेकंड वर्ड एक्सेस करना पड़ेगा। कितनी बार? कितनी बार? सिर्फ एक बार, ओनली वन टाइम। और जब वो इसको बस एक बार एक्सेस करेगा तो आप मानते हो एक ही बार में पूरी चारों बाइट आ जाएंगी रोल नंबर की, और ऑपरेशन फास्ट हो जाएगा। यस, टाइम बचेगा। ये जो आप एम्प्टी वाला एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, इसी का टाइटल है जो मैंने अभी अभी टॉपिक आपके सामने रखा, इसी को बोलते हैं पैडिंग। क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं पैडिंग। कंपाइलर अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मेमोरी देता है। हालांकि ये भी याद रखिएगा, अगर आपको लगता है सर मुझे बिहेवियर नहीं चाहिए, मुझे तो मेमोरी बचाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, ऐसा हो सकता है कोई प्रोग्रामर ये सोचे मुझे मेमोरी बचाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे नहीं चाहिए स्पीड, तो आप कंपाइलर को पैडिंग करने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर नहीं रोकेंगे तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट पैडिंग करेगा? यस। अगर नहीं रोकेंगे तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट पैडिंग करेगा, राइट? तो पैडिंग का मतलब है कंपाइलर ये देखते हुए कि सीपीयू इंटरनली एक बार में 4 बाइट उठाएगा, आपके स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा जगह देगा ताकि सीपीयू को कम से कम साइकिल्स लगे कोई भी डेटा को फेच करने में। डिड यू गेट माई पॉइंट? बहुत बढ़िया। अब अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं, ट्राई टू आंसर देम। वेरी गुड भुवन। लॉन्ग डबल के लिए इंटरनली 16 का वर्ड बनेगा। फिर कंपाइलर ये देखेगा जो सबसे बड़ी डेटा टाइप आपने ले रखी है स्ट्रक्चर में, वो वर्ड को उतने का मानकर चलेगा। जो सबसे बड़ी डेटा टाइप आपने स्ट्रक्चर में ले रखी है वो वर्ड को उतने का मानकर चलेगा। तो गेस करिए, अगर यहां इंटीजर रोल की जगह डबल रोल होता, एक डबल कितने बाइट का? वेरी गुड, एक डबल 8 बाइट का। तो पैडिंग कितने बाइट्स की एक्स्ट्रा होती कैरेक्टर में? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैडिंग 7 बाइट की एक्स्ट्रा पैडिंग होती। तो भाई स्ट्रक्चर की साइज कितनी हो जाती है? अगर कैर ग्रेड और डबल रोल होता, स्ट्रक्चर की साइज 16 बाइट की हो जाती। 8 बाइट वो ग्रेड को देता, 8 बाइट वो परसेंटेज या रोल नंबर को देता जो आपने डबल करा हुआ। समझ आया? ओके भुवन, बस तो अगला सवाल अब मेरा आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब आप मुझे बताइए, ये हमारा स्ट्रक्चर है और यहां कैरेक्टर ग्रेड के साथ मैं एक कैरेक्टर जेंडर भी रख रहा हूं। लॉजिकली
इस स्ट्रक्चर की साइज 6 बाइट होनी चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? लॉजिकली, है ना, लॉजिकली। लेकिन क्या कंपाइलर बाय डिफॉल्ट पैडिंग करता है? तो जवाब है हाँ, कंपाइलर बाय डिफॉल्ट पैडिंग करता है। आप देखिए, अगर वो लॉजिकली चलता तो प्रॉब्लम क्या जाती? अगर वो लॉजिकली चलता तो जो पहला वर्ड बनता उसमें पहली बाइट में ए रहता, सॉरी आई मीन ग्रेड रहता। जी, पहली बाइट में ग्रेड रहता, दूसरी बाइट में जेंडर रहता। जी हाँ, दूसरी बाइट में जेंडर रहता। ठीक है, अगली 2 बाइट में आप मानते हो रोल नंबर का आधा हिस्सा, आधा पोर्शन आता, अगली 2 बाइट में ये रोल नंबर आता, है ना। अगर लॉजिकली चलता तो, ध्यान देना, बिना पैडिंग की कहानी सुना रहा हूं ये। लेकिन क्या 2 बाइट रोल नंबर के लिए सफिशिएंट होती? नहीं होती। तो फिर एक और वर्ड एलोकेट होता मेमोरी में, उस वर्ड की 2 बाइट रोल नंबर के लिए यूज होती। यस, तो अब मिलकर टोटल 4 बाइट का रोल नंबर हो जाता। यस, अब मिलकर टोटल 4 बाइट का रोल नंबर हो जाता। लेकिन अगर अपन लोग लिख रहे होते यही वाला सेम कोड, कौन सा वाला सेम कोड? अपन ने इस इंटीजर मेन के अंदर बनाया होता हमारा स्ट्रक्चर, और हमने हमारे स्ट्रक्चर के अंदर प्रिंट कर दिया होता एस डॉट रोल की वैल्यू को। मान लीजिए यहां इनिशियलाइज करा, और यहां हम लोगों ने लिखा होता printf परसेंटेज डी कॉमा एस डॉट रोल। आपको नहीं लगता कंपाइलर को एक बार फिर 2 मेमोरी साइकिल्स या 2 सीपीयू साइकिल्स लेनी पड़ती? कंपाइलर को नहीं, सीपीयू को। सीपीयू को 2 सीपीयू साइकिल्स लगती, फेच साइकिल्स लगती, और स्पीड स्लो हो जाती कि नहीं? हो जाती ना। इसलिए कंपाइलर ये मॉडल फॉलो करता ही नहीं है। कंपाइलर क्या कहता है? कंपाइलर कहता है जो मेरा पहला वर्ड बनेगा मेमोरी में, जो पहला ब्लॉक बनेगा जिसको हम वर्ड बोल रहे हैं, उसकी पहली बाइट में मैं रखूंगा किसको? उसकी पहली बाइट में मैं रखूंगा ग्रेड को। वेरी गुड। उसकी दूसरी बाइट में मैं रखूंगा किसको? जेंडर को। ठीक है, ये दोनों यहां आ गए। अगली जो 2 बाइट हैं उन्हें कंपाइलर छोड़ देगा एम्प्टी, बिल्कुल उसमें पड़ा रहेगा गार्बेज, उन्हें वो छोड़ देगा एम्प्टी। और अगला एक और वर्ड ब्लॉक एलोकेट करेगा 4 बाइट का, और इस 4 बाइट के वर्ड ब्लॉक में किसको रखेगा? बहुत बढ़िया, इस 4 बाइट के वर्ड ब्लॉक में कंपाइलर रखने वाला है रोल नंबर। करेक्ट। अब आप सोचिए, अगर मुझे एस डॉट रोल एक्सेस करना होता तो मेमोरी का एक सिंगल एक्सेस लगता, और आप आराम से पूरे 4 बाइट का डेटा पिक कर ले। वेरी गुड। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, उम्मीद करता हूं अब आप फटाफट जवाब दे पाएंगे। क्या मैं अंदर इन वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन ऑर्डर अगर बदल दूं तो पैडिंग पे असर पड़ेगा? आई मीन टू से, मैं रोल नंबर को बीच में ले जाऊं, मैं रोल नंबर को बीच में ले जाऊं, क्या ऐसा करने पर पैडिंग पे असर पड़ेगा? वेरी गुड चिराग, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आप देखिए पैडिंग कितने की होगी। कैन एनीवन टेल मी एस की साइज कितनी है? कैन एनीवन टेल मी एस की साइज अब कितनी है? बताओ। बहुत बढ़िया जवाब। अब एस की साइज आएगी 12 बाइट्स की। दिस दिस इज गोइंग टू शो अस 12 बाइट्स। क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कम 12 बाइट? लॉजिकली इसकी साइज 6 ही होनी चाहिए ना, लॉजिकली इसकी साइज 6 ही होनी चाहिए, लेकिन ये 6 का नहीं होगा, ये 12 का होगा। कैसे 12 का होगा? तो आप देखिए, कंपाइलर पहले वर्ड में 1 बाइट ग्रेड के लिए देगा, ये 1 बाइट का ग्रेड हो गया, राइट। बाकी की जो एक्स्ट्रा 3 बाइट बच रही हैं, क्या उसमें गार्बेज रहेगा? यस, जो बाकी की एक्स्ट्रा 3 बाइट बच रही हैं उनमें पड़ा रहेगा गार्बेज। सिर्फ यूटिलाइज 1 बाइट होगी विच इज फॉर ग्रेड। अगला जो वर्ड अलॉट होगा, क्या वो पूरा पूरा रोल नंबर के लिए यूज हो जाएगा? यस, जो अगला वर्ड अलॉट होगा वो पूरा पूरा रोल नंबर के लिए यूज हो जाएगा, राइट। तो ये पहला वर्ड हो गया हमारा कितने बाइट का? ये पहला वर्ड हो गया 4 बाइट का। ये हमारा दूसरा वर्ड हो गया कितने बाइट का? 4 बाइट का। और इस 4 बाइट में रखा कंपाइलर ने रोल नंबर। और फिर तीसरे डेटा मेंबर के लिए कंपाइलर एक और 4 बाइट का स्लॉट बुक करेगा। यस, कंपाइलर एक और 4 बाइट का स्लॉट बुक करेगा। ठीक है, क्या ये थर्ड वर्ड है? कैन आई से दैट ये थर्ड वर्ड है? यस, ये थर्ड वर्ड है विच इज अगेन ऑफ 4 बाइट। इसमें काम आपके सिर्फ पहली बाइट आएगी। यस, इसमें काम हमारे सिर्फ पहली बाइट आएगी, बाकी की 3 बाइट पड़ी रहेंगी एम्प्टी, बट साइज तो सबकी गिनी जाएगी। साइज आ गई 12 बाइट। आप मुझे बताइए, रोल नंबर एक्सेस करने में एक एक्सेस पॉइंट लगेगा?
एक सीपीयू फेच साइकिल लगेगी और रोल नंबर एक्सेस होगी। आई होप सभी स्ट्रिंग के लिए उतनी जगह होगी। अगर स्ट्रिंग की साइज वर्ड की लेंथ को क्रॉस कर रही है तो 2 वर्ड यूज होंगे। ओके प्रज्वल, क्लियर हुआ? समझ आया सबको? ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल करके देखें, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। इसका प्रैक्टिकल करके देखें। सो स्ट्रक्चर एग्जाम्पल पे आते हैं। गो फॉर एग्जाम्पल, बल्कि तो एग्जाम्पल 1 भी नहीं कहना चाहिए, इसको नाम देते हैं पैडिंग डेमो, राइट? पैडिंग डेमो 1.c। ठीक, नेक्स्ट hash include stdio.h। ठीक है, अभी बताता हूं मैं पैडिंग को रोकना हो तो कैसे रोकेंगे। पहले पैडिंग हो रही है, इसको ऑब्जर्व कीजिए आप। यहां मैंने कहा कैर ग्रेड, यहां मैंने कहा इंट रोल। ठीक है, अंदर मैंने कहा इंटीजर मेन, यहां मैंने स्ट्रक्ट स्टूडेंट का वेरिएबल डिक्लेयर करा बाय द नेम ऑफ एस, और फिर मैंने कहा printf %d कॉमा साइज ऑफ एस। ये मैंने लाइन लिखी और यहां लिखा मैंने रिटर्न 0। इज द कोड क्लियर टू एवरीवन? इज द कोड क्लियर टू एवरीवन? सभी लोगों को कोड समझ आ रहा है? ये वही कोड है जो आपने स्लाइड में देखा है। अब मैंने इस कोड को करा एग्जीक्यूट, और चेक साइज आपको स्क्रीन पे क्या दिख रही है, कितनी आ रही है साइज? साइज आ रही है 8 बाइट, राइट? ये साइज लॉजिकली करेक्ट है या लॉजिकली गलत है? लॉजिकली गलत है, लेकिन टेक्निकली ये साइज करेक्ट है। लॉजिकली तो स्ट्रक्चर होना चाहिए था 5 बाइट का, लेकिन टेक्निकली ये 5 की जगह हो रहा है 8 बाइट का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब जो अपन ने सेकंड एग्जांपल करा, राइट? सेकंड एग्जांपल क्या करा अपन ने? ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं? तो चिराग आप चेक करिए, आपके एंड पे कुछ इशू होगा, राइट? अब इसको मैंने सेव करा, लेट्स गो फॉर एग्जांपल 2। अब मैंने क्या करा, अब मैंने बोला कैर ग्रेड के साथ साथ कैर जेंडर। स्ट्रक्चर में एक कैरेक्टर और बढ़ाया। लॉजिकली ये स्ट्रक्चर 6 बाइट्स का होना चाहिए, लॉजिकली यस, लेकिन ये कितने का होने वाला है? अगर इस कोड को रन करके हमने साइज कैलकुलेट करी तो ये होने वाला है 12 का। कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? 8 का बेटा, 12 का क्यों हो जाएगा? ये होने वाला है 8 का, राइट? कितने वर्ड्स एलोकेट होंगे इसके लिए? 2 वर्ड्स एलोकेट होंगे ना। पहले वर्ड में ग्रेड और जेंडर आ जाएगा, अगली 2 बाइट एम्प्टी रहेंगी, अगले वर्ड में रोल नंबर आ जाएगा। तो दिस गोइंग टू ऑक्यूपाई 8 बाइट। लेकिन अगर मैंने इसको सेव एज करा, ऐसा स्ट्रक्चर में होता है। नॉर्मल वेरिएबल के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है ना प्रज्वल? नॉर्मल वेरिएबल को इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसके लिए जो एलोकेशन होता है वो इंडिविजुअल मेंबर को लेकर होता है ना। स्ट्रक्चर में जो एलोकेशन होता है वो पूरे ब्लॉक का होता है। गॉट इट? गुड। अब आ जाइए एग्जाम्पल 3 पे। अब मैंने छोटा सा चेंज करा, रोल नंबर को बीच में पहुंचा दिया। क्या ऐसा करने से कोई असर पड़ने वाला है प्रोग्राम के आउटपुट पे? यस, बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। जो अभी तक 8 बाइट थी वो अब कितने की हो गई? वो अब हो गई 12 बाइट। हुआ क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, अब मैंने आपको यह भी कहा था, क्या हम कंपाइलर को ऐसा करने से रोक सकते हैं? क्या हम कंपाइलर को बोल सकते हैं ऐसा मत करो? बिल्कुल। और उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आप में से किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑडियो ऑफ कीजिए अपना। उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पैकिंग। कंफ्यूज मत होइएगा, अभी क्या पढ़ा था आपने? अभी जो पढ़ा था उसको बोलते हैं पैडिंग, राइट? और अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैकिंग। पैडिंग मतलब एक्स्ट्रा बाइट्स ऐड करना। यस, पैडिंग मतलब एडिंग एक्स्ट्रा बाइट्स, इसको बोलते हैं पैडिंग। और पैकिंग इसका ऑपोजिट है क्या? यस, पैडिंग इसका, सॉरी, पैकिंग इसका ऑपोजिट है। पैकिंग बोलता है कंपाइलर को पैडिंग करने से रोको। पैकिंग मींस प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटिंग पैडिंग। अगर पैडिंग को रोकना है तो हमको करनी पड़ती है पैकिंग। वोकैबुलरी क्लियर हुई? Very good. So what is structure padding and what is structure padding? Number 1, structure padding is the default behavior of compiler, जिसमें वो स्ट्रक्चर के अंदर एक्स्ट्रा बाइट्स ऐड करता है ताकि सीपीयू का फेच साइकिल्स कम कर सके और कोड की परफॉर्मेंस बेटर हो। एंड स्ट्रक्चर पैकिंग इज
अ स्टेप जो प्रोग्रामर लेता है कंपाइलर को पैडिंग करने से रोकने के लिए। यही समझा आपने भी? स्ट्रक्चर पैकिंग इज अ स्टेप जो प्रोग्रामर लेता है कंपाइलर को पैकिंग करने से रोकने के लिए। ठीक है, अब सवाल है पैकिंग कैसे की जाती है? कंपाइलर को पैडिंग करने से रोकना है तो पैकिंग कैसे की जाती है? बहुत सिंपल जवाब है। आप लोगों को याद होगा, आपने हैश इंक्लूड पढ़ा है ना आपने, हैश इंक्लूड। वेरी गुड। ऐसे ही एक होता है जिसको बोलते हैं हैश प्रैग्मा। क्या लिखा है मैंने? इसको बोलते हैं हैश प्रैग्मा। लिखिए चैट विंडो में, वेरी गुड। इसके बाद लिखते हैं हम लोग पैक। और आप क्या चाहते हैं? कंपाइलर सबको उतनी जगह देना जितनी उनको चाहिए, मतलब एक एक बाइट। मतलब हम पुराने जमाने की कोडिंग करना चाहते हैं, पुराने टाइम में जैसे सीपीयू एक्सेस करता था, पुराने टाइम में सीपीयू एक एक बाइट एक्सेस करता था। बोलिए बोलिए, करता था। तो यहाँ पैक के ब्रैकेट में आप लिख देंगे 1। जब आप कंपाइलर को बोल देंगे हैश प्रैग्मा पैक 1, तो आप कंपाइलर को बोल रहे हैं पैडिंग मत करो और हर मेंबर को इंडिविजुअली बाइट दे देकर एलोकेट करो। तो आप बताइए जरा कितनी साइज आ रही है स्ट्रक्चर की अब इस कोड को चलाने पर? सिंपल है। अब वो होगा जो होना चाहिए था। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आनी चाहिए 5। 6 क्यों आएगी शिखा? 5 आएगी ना बेटा। एक कैरेक्टर एक बाइट का, एक इंटीजर 4 बाइट का, 1 + 4 5। क्या आप लॉजिकल फिजिकल एक हो गए? लॉजिकल साइज फिजिकल साइज सेम हो गई। यस, लॉजिकल साइज और फिजिकल साइज सेम हो गई। ऐसे ही यही इंस्ट्रक्शन आप यहां लिख दीजिए। राइट, इसमें कितनी आएगी अप साइज पैकिंग करने के बाद? वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगर आप साइज कैलकुलेट करेंगे तो आनी चाहिए 6 बाइट्स, जो इसकी एक्चुअल साइज है। संजय का कहना है इंटरव्यू में साइज पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? तो आप लोग मुझे बताइए, कंपाइलर बाय डिफॉल्ट पैडिंग करता है कि नहीं? तो जब वो बाय डिफॉल्ट पैडिंग करता है तो आपका जवाब पैडिंग इंक्लूड करके होगा। और अपने जवाब में आप ये वर्ड ऐड करेंगे कि सर ये जो साइज मैं बता रहा हूं ये उस फीचर को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं जो कंपाइलर में बाय डिफॉल्ट ऑन होता है कि ऑफ होता है। पैडिंग का फीचर बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। इसलिए सर जो साइज आ रही है इस स्ट्रक्चर की आनी तो चाहिए 6 बाइट, लेकिन आएगी 8 बाइट। आ रही है बात समझ? पैक 1 समझ नहीं आया? ये कमांड है जो कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि मेमोरी में हर एक बाइट को सिंगल सिंगल बाइट बनाकर एलोकेट करो। तो अब कंपाइलर ऐसे ब्लॉक बनाएगा। तो बताइए ग्रेड को कितनी बाइट देगा? ग्रेड को 1 बाइट देगा। मतलब अब आप ये मान लो हर वर्ड कितने बाइट का? अब आप ये मान लो हर वर्ड 1 बाइट का, बस ये मान लो आप। अभी समझ आया? वहां पैक के ब्रैकेट में 1 लिखने का मतलब 1 वर्ड इज इक्वल टू 1 बाइट, सिंपल। राइट, तो अब इंटीजर को कितनी बाइट चाहिए? 4। तो इंटीजर के लिए कितने वर्ड्स एलोकेट होंगे? यस, दिस इज बाइट एड्रेसिंग। ये जब आप कर रहे हैं ये बाइट एड्रेसिंग है। आप कितने होंगे? आप ये हो गया ग्रेड, ये हो गया जेंडर 1 बाइट, और रोल नंबर के लिए कितनी होंगी? रोल नंबर के लिए 4 होंगी। ROLL ऐसे मान लू ये रोल नंबर के लिए 4 बाइट होंगी। 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट, ये 1 बाइट के 4 रोल नंबर। अब आप मुझे बताइए अगर आपको रोल नंबर एक्सेस करना है तो मेमोरी की कितनी सीपीयू फेच साइकिल्स लगेंगी? 4 सीपीयू फेच साइकिल्स लगेंगी। 4 लगेंगी बेटा। अब एक वर्ड 1 बाइट के बराबर हो गया। तो अगर आपने सिर्फ रोल नंबर एक्सेस करा तो सीपीयू को मेमोरी के कितनी ट्रिप्स लेने पड़ेंगे? सीपीयू को मेमोरी के 4 ट्रिप्स लेने पड़ेंगे। परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी। यस, बाइट बच जाएंगी। हाँ, बाइट बचा लोगे आप, राइट, लेकिन परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी। हुआ क्लियर? समझ आया? बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दी क्वेश्चंस, आई होप अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको रन कर दिया था मैंने कि नहीं करा था? कर दिया था, वेरी गुड। तो ये हो गया 6। और अगर एक बार फिर से इसको हटा के रन करें तो? इसको हटा के रन करें तो जैसा हमें पता है साइज आने वाली है 8। कंपाइलर बाय डिफॉल्ट कर देगा पैडिंग। 12 क्यों आ रही है भुवन? 8 आ रही है बेटा। आया समझ? पॉइंट क्लियर? हाँ, 6 की जगह 1 बाइट होगी ना अगर हमने पैकिंग नहीं करी है तो। हो तो रही है 8 बाइट अगर पैकिंग नहीं करी है तो। ओके नियति? तो जो मैंने बोला था वही तो हो रहा है, चेक करो आप। पैकिंग नहीं कर रहे हैं तो 8 बाइट,
और अगर आप पैकिंग कर रहे हैं तो जो ओरिजिनल साइज है उतनी बाइट मिलेगी ना जितनी हमें लगता है। लॉजिकली हम किसी से भी पूछें तो यही लगता है ना कि इसको बाइट्स मिलेंगी 6, उतनी बाइट मिल रही है अगर आप पैकिंग कर दे रहे हैं तो। अभी आया समझ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, और ये सिर्फ सी करती है कि ये सी प्लस प्लस भी करती है? ये पैडिंग सिर्फ सी करती है कि ये सी डबल प्लस में भी है? वेरी गुड, ये सी डबल प्लस में भी है, ये सी डबल प्लस भी करती है। क्लियर? गुड। तो अब जरा आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे बताएं अब आंसर क्या आ रहा है। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। उम्मीद करता हूं अब आप सही जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल सही जवाब, अब आंसर आ रहा है 12 बाइट्स। राइट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ठीक है, अब जो आपने पढ़ा उसके बेस पर अगला थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि किसी भी स्ट्रक्चर वेरिएबल की साइज उसके अंदर के डेटा मेंबर की टोटल साइज के बराबर होती है? ये स्टेटमेंट ट्रू है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है? बहुत बढ़िया। अगर हमें गलत बात, जो लोग ट्रू कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, जो लोग ट्रू कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। अगर हम पैडिंग को ध्यान में ना रखें तो ट्रू बोल सकते हैं। अगर हम पैडिंग को इग्नोर करें तो ट्रू है ना? लेकिन क्या कंपाइलर बाय डिफॉल्ट पैडिंग करता है? यस, कंपाइलर बाय डिफॉल्ट पैडिंग करता है। तो फिर इसका जवाब ट्रू कैसे हो सकता है? इसका जवाब होगा फॉल्स। आई मेरी बात समझ? है ना, यहां ऑलवेज बोला हुआ है ना, ऑलवेज कहां होता है? देख रहे हैं ना आप, यहां ऑलवेज वर्ड बोला गया है। ऑलवेज कहां होता है? कभी होगा कभी नहीं होगा। सही कह रहा हूं? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम किसी फंक्शन में स्ट्रक्चर वेरिएबल को एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं तो सी लैंग्वेज का कंपाइलर क्या पास करता है? उसकी कॉपी, उसका रेफरेंस, उसका स्टार्टिंग एड्रेस या उसका एंड एड्रेस? जब भी स्ट्रक्चर वेरिएबल फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास होता है वो पास बाय वैल्यू से पास होता है। और आपने फंक्शंस पढ़े हैं, पास बाय वैल्यू में क्या होता है? पास बाय वैल्यू में कॉपी बनती है। कंपाइलर हमेशा स्ट्रक्चर की कॉपी बनाकर पास करेगा, और अगर कॉपी बनाकर पास करेगा तो फिर चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट? चारों में से फर्स्ट आंसर करेक्ट। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कौन सा ऑपरेटर है जो एक स्ट्रक्चर को उसके मेंबर के साथ कनेक्ट करता है? कौन सा ऑपरेटर है जो एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को उसके मेंबर के साथ कनेक्ट करता है? बिल्कुल ठीक, डॉट ऑपरेटर है। डैश तो कोई ऑपरेटर होता ही नहीं है। और अगर आपको याद हो तो स्ट्रक्चर में टोटल कितने ऑपरेटर चलते हैं? स्ट्रक्चर में टोटल 2 ऑपरेटर चलते हैं। एक चलता है डॉट और दूसरा चलता है एरो। डॉट यूज होता है किसके साथ? डॉट यूज होता है स्ट्रक्चर के वेरिएबल के साथ। और एरो किसके साथ यूज होता है? वेरी गुड, एरो यूज होता है स्ट्रक्चर पॉइंटर के साथ। एरो इज यूज विद पॉइंटर, डॉट इज यूज विद वेरिएबल। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आउटपुट बताइए। साहिल को लग रहा है एरर है। ओके साहिल, बताइए साहिल, एरर क्यों लग रही है आपको? व्हाई डू यू थिंक इट इज एन एरर? बिल्कुल चलता है, यही तो समझने वाली बात है। सी लैंग्वेज दो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर अलाउ करती है। आई रिपीट, सी लैंग्वेज
दो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर अलाउ करती है। आर यू गेटिंग दिस? दो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के बीच में असाइनमेंट अलाउ होता है, बस शर्त एक ही है, और वो शर्त है उन दोनों स्ट्रक्चर की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? दोनों स्ट्रक्चर वेरिएबल की डेटा टाइप होनी चाहिए सेम। तो आप मुझे बताइए, बोट 1 और बोट 2 आर दे ऑफ सेम डेटा टाइप? यस। क्या है इन दोनों की डेटा टाइप? इन दोनों की डेटा टाइप क्या है? तो जवाब है इन दोनों की डेटा टाइप स्ट्रक्ट शिप है। इन दोनों की डेटा टाइप है स्ट्रक्ट शिप, राइट? अब इसका आप मेमोरी डायग्राम देखें। तो जब आप बोट 1 बनाएंगे तो बोट 1 अपन लॉजिकल साइज लेकर चल रहे हैं, ओके, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, लॉजिकल साइज लेकर चल रहे हैं। तो ये हमारा बोट 1 बनेगा जिसमें एक साइज नाम का मेंबर होगा। यस, ये साइज नाम का मेंबर है। और ये एक एरे होगा इसके अंदर, जिस एरे के अंदर 10 सेल होंगे, और ये एरे होगा बाय द नेम ऑफ कलर। और इस पूरे ब्लॉक का नाम रखा जाएगा बोट 1, राइट? ऐसे ही बोट 2 बनेगा। यस और नो? यस, ऐसे ही बोट 2 बनेगा, राइट? तो ये हमारा बोट 2 है। उसके अंदर भी एक मेंबर है साइज, और दूसरा मेंबर है बाय द नेम ऑफ कलर, जो अपने आप में एक कैरेक्टर का एरे है ऑफ साइज 10। आपने बोला बोट 1 डॉट साइज इक्वल टू 10, तो कंपाइलर ने बोट 1 के साइज में 10 डाल दिया। यस। अब जब आपने कहा बोट 2 इक्वल टू बोट 1, तो जो कुछ भी बोट 1 में है ये पूरा डेटा, जिसमें 10 बाइट का कैरेक्टर और 4 बाइट का इंटीजर है, पूरा डेटा उठकर बोट 2 में असाइन हो जाएगा। यस, उसमें यहाँ 10 और ये गार्बेज है, ये पूरा गार्बेज है, ये पूरा गार्बेज भी असाइन हो जाएगा यहाँ पर। अब जब आप बोट 2 की साइज प्रिंट करेंगे तो कितनी आनी चाहिए? इसमें क्या डाउट है? ऑब्वियसली बात है 10 आनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर सी। आया समझ? सिंपल है, राइट? इसका मतलब पूरी सी लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर दो इंटीजर्स के बीच में चलता है। तो जवाब है चलता है। दो कैरेक्टर के बीच में चलता है? जवाब है चलता है। दो फ्लोट के बीच में असाइनमेंट चलता है? चलता है। इवन दो स्ट्रक्चर के बीच में असाइनमेंट चलता है? चलता है, बस शर्त यह है डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। तो वो कौन है जिनके बीच में असाइनमेंट कभी नहीं चलता है? आपको पता है वो कौन है जिसके बीच में असाइनमेंट कभी नहीं चलता है? जल्दी, सारे के सारे। वेरी गुड निकिता। असाइनमेंट कभी नहीं चलता है इन बिटवीन टू एरेज। दो एरे के बीच में कंपाइलर कभी अलाउ नहीं करता है कि आप असाइनमेंट लगाएं। अगर लगाएंगे तो आ जाएगी सिंटेक्स एरर। ऐसा क्यों होता है बाय द वे? ऐसा क्यों होता है बाय द वे? वेरी गुड, क्योंकि कंपाइलर को एरे के नाम की जगह नजर आता है उसका बेस एड्रेस। डॉट इक्वल्स जावा ले आए चिराग बीच में आप। डॉट इक्वल्स जावा का मेथड है बेटा। सी लैंग्वेज में डॉट इक्वल्स कहां से आ गया? कोई बात नहीं, हो जाता है कंफ्यूजन, राइट? तो ARR इक्वल टू BRR नहीं चलेगा, बिकॉज ARR BRR इंटीजर्स के एरे हैं। क्लियर? C++ में भी नहीं चलता है साहिल। C++ लैंग्वेज भी इस रूल को फॉलो करती है। आप एरे पे असाइनमेंट नहीं लगा सकते। आप एक काम कर सकते हैं, क्या मैं ARR 0 इक्वल टू BRR 0 लिख सकता हूं? क्या ये अलाउड है? ARR 0 इक्वल टू BRR 0, यस, बाय ऑल मीन्स ये अलाउड है। लेकिन ये कभी नहीं अलाउड है ARR इक्वल टू BRR। तो याद रखिएगा, इंटरव्यू पर्पस से सी लैंग्वेज में हर डेटा टाइप की वैल्यू हर डेटा टाइप पे अलाउड है असाइन करना। बस एरे असाइन नहीं होता है, क्योंकि बाकी हर डेटा टाइप का वेरिएबल उसकी वैल्यू बताता है। एरे का वेरिएबल नेम उसका बताता है बेस एड्रेस। सही बोल रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 12। कंफ्यूज? फिर कंफ्यूज? गलत। सबसे पहले मुझे बताइए,
ये जो करली ब्रेस में अपन ने लिखा है ये क्या है? ये जो करली ब्रेस में आप लिखते हैं इसको बोलते हैं इनिशियलाइजर। इनिशियलाइज नहीं अंकित, इनिशियलाइजर। हाँ, इनिशियलाइजर, राइट। गुड। अब मुझे बताइए इनिशियलाइजर का कुछ रूल होता है? सी लैंग्वेज में इनिशियलाइजर किसी रूल को फॉलो करते हैं? हाँ करते हैं। जब आप इनिशियलाइजर देंगे तो जिन वैल्यूज को आप जिन डेटा मेंबर को आप छोड़ रहे हैं उनमें बाय डिफॉल्ट क्या भर दिया जाएगा? उनमें बाय डिफॉल्ट 0 फिल कर दिया जाएगा, गार्बेज नहीं। उनमें बाय डिफॉल्ट फिल कर दिया जाएगा 0। तो जब आपने इस स्ट्रक्ट ट्री का वेरिएबल बनाया ट्री 1, तो ट्री 1 के अंदर एक डेटा मेंबर एच आया, एक डेटा मेंबर डब्ल्यू आया। सही बोल रहा हूं? वेरी गुड। आपने किसको वैल्यू दी है? आपने इनिशियलाइजर में जो 10 डाला है वो किसके लिए है? वेरी गुड, वो एच के लिए है। डब्ल्यू को आपने वैल्यू दी है? नहीं दी है। तो कंपाइलर इसमें कुछ अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट डालेगा क्योंकि ये इनिशियलाइजर है। यस डालेगा। कंपाइलर इसमें बाय डिफॉल्ट 0 डालेगा, राइट। अब आप मुझे बताइए जब आप ट्री 1 को डिस्प्ले करेंगे तो पहले मैं किसको डिस्प्ले कर रहा हूं, हाइट को कि विड्थ को? एच या डब्ल्यू? डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 0। एच की वैल्यू कितनी है? 10। तो फिर कौन सा आंसर सही है? बी सही है क्या? फिर आप लोग अभी भी साहिल को बी लग रहा है? हे भगवान, साहिल पहले विड्थ प्रिंट हुई है फिर हाइट, तो आउटपुट 0 10 होगा ना। 10 0 कैसे हो जाएगा? मेमोरी में 10 0 है, बट हम तो पहले डब्ल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो आउटपुट में 0 पहले आएगा। नियति ये कंपाइलर की नेचर है, वो बाय डिफॉल्ट 0 ही डालता है इनिशियलाइजर्स में। ये वो एरे के साथ भी करता है, ये वो स्ट्रक्चर के साथ भी करता है। क्लियर? और अगर फ्लोट होता तो क्या होता? अगर अंदर हमारे पास इंटीजर की जगह ये दोनों फ्लोट टाइप के होते तो क्या होता? तो 0.0 असाइन होता। राइट। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैर होता तो बैकस्लैश 0 जाता प्रज्वल। बैकस्लैश 0 नल कैरेक्टर का ASCII, सब में ही 0 जाएगा, ये मान लो आप। गलत। दोबारा देखो। भुवन गलत, आयुष सही। वेरी गुड भुवन। पॉइंटर के साथ एरो लगता है, प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं होगा। देखिए ध्यान से प्रोग्रामर ने क्या गलती करी है। F2 कौन है? स्ट्रक्चर वेरिएबल है कि स्ट्रक्चर वेरिएबल का पॉइंटर है? पॉइंटर है। और अब भी मैंने आपको 10 मिनट पहले याद दिलाया है, स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ क्या लगाया जाता है? स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ लगाया जाता है डॉट, और स्ट्रक्चर के पॉइंटर के साथ लगाया जाता है एरो। वेरी गुड। तो आप मुझे बताइए F2 पॉइंटर है ना, अगर F2 पॉइंटर है तो वो डॉट कैसे यूज कर सकता है? राइट। तो ये सिंटेक्स एरर है कि रन टाइम एरर है? सिंटेक्स एरर है, ये कोड कंपाइल ही नहीं होगा। कंपाइलर वोंट अलाउ दिस। क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल 14। बिल्कुल सही। आंसर इज A15। कैसे? लेट्स ट्रेस इट। एरर क्यों लग रही है रवि आपको? व्हाई इट इज एन एरर? बिल्कुल भी एरर नहीं है, परफेक्ट है। जब आप कहेंगे स्ट्रक्ट बस F1, तो मेमोरी में F1 के नाम पे एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर एक डेटा मेंबर होगा जिसका नाम होगा सीट्स। लेट्स इमेजिन F1 का एड्रेस अपने आप में 8000 है। फिर हमने एक पॉइंटर बनाया जिसका नाम हमने दिया F2। गुड।
अब आपने कहा लाइन नंबर 2 पे, मेन की लाइन नंबर 2 पे F1 डॉट सीट्स इक्वल टू 20, सिंपल है। F1 डॉट सीट्स इक्वल टू 20 सिंपल है, इससे सीट्स नाम के मेंबर में 20 आ जाएगा। अगली लाइन पे आपने बोला F2 इक्वल टू एड्रेस ऑफ F1, क्या F2 F1 के बेस एड्रेस को पॉइंट नहीं करेगा? करेगा। अब अगर पॉइंटर कहीं पॉइंट कर रहा है तो पॉइंटर के थ्रू वो जहां पॉइंट कर रहा है वहां का डेटा चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। वेरी गुड। तो क्या ये लाइन डेटा चेंज कर रही है? वेरी गुड। इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? F2 एरो सीट्स इज इक्वल टू 15। अगर मैं बोलूं इसका हिंदी वर्जन सुनाइए, तो इसका हिंदी वर्जन होगा F2 जिसे पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जाओ, सीट्स नाम का मेंबर ढूंढो और उसमें वैल्यू डाल दो 15। बताइए तो F2 किसे पॉइंट कर रहा है? तो जवाब है F2 F1 को पॉइंट कर रहा है। क्या F1 के अंदर सीट्स नाम का मेंबर है? ऑफ कोर्स है। उस सीट्स नाम के मेंबर में वैल्यू असाइन हो जाएगी 15। तो ये जो पहले से 20 होगा, इस 20 का क्या होगा? ये 20 ओवर राइट हो जाएगा, ये 20 रिप्लेस हो जाएगा विद द नंबर 15। अब अगर हम लोग F1 डॉट सीट्स बोलेंगे तो 15 ही आएगा ना? क्लियर? समझ आया? वेरी गुड। ये था स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिस क्वेश्चंस का डिस्कशन। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड कंप्लीट कोडिंग। तो याद से फंक्शन स्ट्रक्चर एक बार देख के आइएगा। अगले लेक्चर में फंक्शन में स्ट्रक्चर पास भी करेंगे, फंक्शन से स्ट्रक्चर रिटर्न भी करवाएंगे। ये सारी चीजें अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं कल। राइट, बाय बाय, टेक केयर।